शायद हम लोग कुछ लेट हुए हैं। और लेट भी हुए हैं क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष जी है ना, ये पहले दूसरा काम कराने लगे हैं। हम पहले खुद थोड़ा लेट हुए, थोड़ा इन्होंने लेट किया, तो हम दोनों की तरफ से माफी चाहते हैं आप लोगों से। अच्छा, अब आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पत्रकार उसमें आए। देखिए, देश का संविधान खतरे में है और संविधान बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। देश में संविधान की कोई हैसियत नहीं रह गई है। जो मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि जो पार्टियां अपने मैनिफेस्टो निकालती हैं ना, तो कहती हैं हमको वोट दो, हम आपको ये चीज देंगे। एवं मैं अपनी पार्टी की बात भी कर रहा हूँ कि अगर आपने मुझे जिता दिया तो मैं आपको एकदम बिल्कुल से चांद और सूरज लाकर आपके हाथ में दे दूंगा। मुझे जिता दिया तो एक भी किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में नहीं होगी। बोला है, मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे। उस मैनिफेस्टो को ये मानना चाहिए कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप मुझे कुछ दे रहे हो। और अगर उस मैनिफेस्टो में 6 महीने में उस पर जो है कार्रवाई नहीं होती है तो चीटिंग केस फाइल होना चाहिए, एवं मेरे ऊपर भी, कि जनता के साथ धोखा है। 5 साल तक आपको जनता ने वोट दिया, आप सत्ता में आए और आपने झूठ बोल के वोट लिया, और आने के बाद आप रोज पार्टी बदल रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो। हमने वोट दिया आपको कांग्रेस में और आप चले गए समाजवादी में, हमने दिया समाजवादी के लिए वोट, आप चले गए बीजेपी पे। मतलब मेरे वोट की वैल्यू क्या रही फिर? ये मैं इलेक्शन कमीशन से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं अपने दिल की जो एक करक है, एक दिल का दुख है, वो बयान करना चाहता हूं। ये चीटिंग केस होना चाहिए। अब देखिए, किसानों का आत्महत्या के लिए बोला गया था कि अब महाराष्ट्र किसान आत्महत्या मुक्त होगा। अब इसमें एक साल में 1/7/2022 से 1/7/2023, 1 जुलाई 22, 1 जुलाई 23 तक 3,000 किसानों ने सिर्फ महाराष्ट्र में आत्महत्या किया है। ये ऑन रिकॉर्ड है। औरतों के खिलाफ जुर्म, हर घंटे 5 औरतों पे जुर्म का दास्तान आ रही है। हर घंटे 2 बच्चों पे जुर्म हो रहा है। और सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है कि महाराष्ट्र हो या भारतवर्ष हो, इसमें जो है बहुत तरक्की हो रही है। लोग जो है क्राइम खत्म हो चुका है। किधर क्राइम खत्म हो गया? एमएलए मार रहा है, एमएलए को गोली मारी जा रही है। मतलब दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में गोली मारी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मैं नहीं बोल रहा कि मैं अपोजिशन में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि एक एक व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही खराब है। और लव जिहाद रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाना होगा। क्या है लव जिहाद? हमारे जो है महाराष्ट्र के मंत्री हैं, जो हाउस में क्या नाम उनका है, मंगल, मैं नाम ही भूल जाता हूँ उनका, मंगल प्रभात लोढ़ा। उनको बनाया गया था वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर के मिनिस्टर। तो उन्होंने सबसे पहले एक कमेटी बनाया और कहा कि भाई अब जो है ना, जो भी बोलता है बोलो ना, का बोलना रे बाहर चला वो पार्टी का आदमी है कि पेपर वाले हैं सर। तो उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं और हम लोग जितनी भी इंटरकास्ट मैरिज होगी जाएंगे उनके यहाँ, बात करेंगे। मतलब अगर किसी मुसलमान ने हिंदू से किया तो जाकर उनको उचकाएंगे, तो केस कर, तो ऐसा कर, ताकि एक मामला खराब हो। उन्होंने आगे हाउस में कहा, आपने सुना भी होगा शायद, कि 1 लाख लव जिहाद महाराष्ट्र में हो गया 4 महीने में। 1 लाख हंगामा हो गया, सब लोग लगे थूकने। 1 लाख लड़कियों को फंसाया। तो हमने बड़ी मेहनत के साथ उनकी सेवा कहा, तो कंप्लेन में 0, एक सिंगल कंप्लेन नहीं है। आगे कह दिया उनके खिलाफ हमने जो है मोशन लाया कि उनको हटाओ यहाँ से। कुछ नहीं, कोई रिएक्शन, ऐसी कागज रख दिया। एमएलए का हक है कि मैं अगर उस पर किसी डिमांड कर रहा हूँ, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं। अब वो कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे किसी ने बोला था तो मैंने बोल दिया। अरे तुम मंत्री हो कि क्या हो भाई? किसी ने बोला तो तुमने बोल दिया। 1 लाख बोल दिया, 2, 5, 10 बोलते तो शायद कोई मान भी जाता। तो ये इस तरह की जो है ना, रोजाना हेट स्पीचेस का जरिया देश को एकदम बर्बादी की कगार पर खड़ा किया जा रहा है। रोजाना हेट स्पीच। और आकर के हमारे हमारे एरिया में नारायण राणे के सुपुत्र बोलूं या कुपुत्र बोलूं, क्या बोलूं पता नहीं समझता। वो आते हैं वहां पर एमएलए साहब, ओ वो पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं कि हमारा ये भाषण सुनेंगे ना, अपनी पत्नियों को जाकर सुनाएंगे, यानी कुछ पे कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरह की बातें डीएमसी के बारे में। और कहते हैं आगे, जो मानखुश शिवाजी नगर मुंबई में एक ऐसा इलाका है जहां हिंदू मुस्लिम की एकता मशहूर है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक ही मंच पर गणपति हुई,
और उसी पे मुहर्रम हुआ, आपसी भाईचारगी, दो मंच मत बनाओ। और वहां आके कहते हैं कि महिलाओं से कहता है कि तुम दुर्गा बनो, ये लिपस्टिक लगाना बंद करो, हाथों में तलवार उठाओ। सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली कर रहे हैं। किसके खिलाफ रैली कर रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रोजाना ये हो रहा है। मैं बताऊं आपको, ये जो है इसकी हेट स्पीच की हालत ये हो गई है देश में आज कि ये रामनवमी आती है तो रामनवमी में पूजा करने के बजाय आईएएस आईपीएस के बड़े बड़े अफसर बैठे हैं वहां पर, उनके सामने मस्जिद के सामने बड़ा बड़ा ढोल बजाया जा रहा है। तो कह रहे भाई, मस्जिद में क्या होता है कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं, उनकी आवाज जब पीछे जाती है ना, उसी पे सजदा, उसी पे लोग नमाज पढ़ते हैं। जो पढ़ेंगे वो उस पे, वो लोग उस पे अपना रिएक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे। जब ढोल बजती है तो आवाज ही पीछे नहीं जाती है, तो नमाज ही खराब हो जाती है। तो लोग कहते हैं भाई प्लीज थोड़ा देख लिए अपना नगाड़ा बंद कर दीजिए, हमारी नमाज होने दीजिए। तो कहते हैं नमाज बंद कर दो, तुम अपना ये अजान बंद कर दो, और आईएएस आईपीएस बैठे हैं वहां पर, कोई एक्शन नहीं। सत्ता का इतना दुरुपयोग, मनमानी। और अब सरों पर जो है गमछा बांध के, ये गेरुए रंग का मोटरसाइकिल बड़ी बड़ी लेकर, बड़े बड़े झंडे लगाकर, 200-300 मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर जाम करके जय सिया राम का नारा लगाओ। आप लगाइए ना, हम बधाई आपको, बहुत मुबारकबाद आपको। हम लगाते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हम कलमा पढ़ते हैं, हमारा मजहब भी कहता है, आपका मजहब वो कहता है, आपका मजहब आपको मुबारक, मेरा मजहब मुबारक, आपकी आस्था आपके साथ, मेरी आस्था के साथ। परंतु आज जहां देखो पकड़ के आपको जय सिया राम बोलना है, आप क्यों नहीं जय सिया राम बोलते? इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना है। ये ऐसी चीजें करके एक नफरत पैदा की जा रही है। हमारे इस शहर में हम आए, कितने लोग मुझे मिले बेचारे, नौकरी सरकार नहीं दे रही है, उन लोग बेचारे कहीं ठेला लगाते थे। और मैं चलता हूँ ना गाड़ी से ना, मैं यकीन जानिए, पूछने की जरूरत नहीं है, बात झाँको ना, केला बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला, चाय बेचने वाला, गाड़ी साफ करने वाला, गाड़ी का क्लीनर, गाड़ी का ड्राइवर, इलेक्ट्रिक का काम करने वाला, वॉल पेंटिंग करने वाला, कौन है? मुसलमान। 80 साल का, 85 साल का आदमी बैठा है, गरीब बेचारा, स्कूल के सामने इतना बड़ा टाट बिछा के, 500 रुपये की प्रॉपर्टी पूरी है, बच्चों को बेच रहा है, नौकरी नहीं है। अब वो जहाँ बैठ रहे हैं ना, वो जगह भी खाली करा दिया, जहाँ पे सब खाली करा दिया। वहाँ पे क्या कुछ, वहाँ पे कुछ मूर्ति बना दिया, क्या कर दिया वहाँ पे। अरे भाई, लोगों का पेट खाली है, उनकी जगह दो ना। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि एक जो है ना फेरी वालों को जोन बनना चाहिए, ताकि लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति को कम से कम रोजी रोटी का बंदोबस्त करे। अब भीख मंगा मत बनाइए सरकार। अब 82 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं डेवलप कर रहा है। डेवलपमेंट हो गया तो 80-85 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन नहीं देंगे तो भूखे रहेंगे वो। तो आप ये इसके बजाय उनको रोजी रोटी से जोड़ना चाहिए। रोटी हर जगह पे कम से कम एक ऐसा जोन बनना चाहिए, जो लोग बेकार हैं उनको बैठने की सरकार जगह देना चाहिए। इस देश के रहने वाले, बाहर के नहीं है। दूसरा, अभी ये सीए एनआरसी शुरू करने जा रहे हैं कि हम चेक करेंगे, भाई सीए एनआरसी में मेरा नाम है अबू आसिम, अगर अबू हाशिम लिख दिया ना दूसरे सर्टिफिकेट में, एक पे अबू आसिम है तो मैं गया काम से। एक का मेरा नाम मोहम्मद मोहम्मद है, तो मोहम्मद अगर MOHD लिख दिया या MOHAMMED लिख दिया, 2 सर्टिफिकेट है, मैं गया काम से। मोहम्मद में ए कहीं लिख दिया, कहीं ई लिख दिया ना, ये क्या है? मतलब ये सब एक बहाना है मुसलमानों को तंग करने का। तो ये चीज़ें देश में जो है ना एक बेचैनी पैदा कर रही हैं। इससे जो है देश खोखला हो रहा है, और समाज में हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो रहा है। हम देश में हिंदू मुस्लिम साथ-साथ रहते हैं। हम तो जहाँ जाते हैं मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमानों, तुम याद रखो कि हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह ने कहा है ना कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम पेट भर के खाना खाते हो ना, तो तुम मुसलमान नहीं हो। आज से जाओ अपने हिंदू भाइयों से कह दो, आधी रात को खून की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को हिंदू को मत बुलाना, मुसलमान अपना खून देगा। क्योंकि हमको, अगर हम मुसलमान ही नहीं तो फ़ायदा क्या? हम तो अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर बहुत बेचैनी है समाज के अंदर, बहुत प्रॉब्लम है समाज के अंदर। ये जो चीज़ें हो रही देश में, बिल्कुल एक तरफ सरकार का कानून, एक तरफ भगवान का कानून, दोनों टकरा रहे हैं आपस में आकर के। इसलिए हम आपसे आए हैं कि भाई कि हम सब जो हैं इस मुल्क में इज़्ज़त आबरू की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक। वो कानून हमें जो पूरी सुरक्षा देता है। आसमान की ऊँचाई पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो या सड़क पे भीख माँगने वाला हो, कानून की नज़र सब एक है, वो ख़त्म होता जा रहा है। ये लड़ाई है। हम बुल्डाना ये तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, आप सब लोग, इलेक्शन आएगा ना तो वोट उनको दीजिएगा जो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हैं। पैसे मत लीजिएगा, भ्रष्टाचार मत करिएगा, सरकार अच्छी बनाइए, जो सरकार गरीबों के हित के काम कर सके। आपने लाख, करोड़
माफ कर दिया लोन इन लोगों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। और सुनिए, कई लाख लोग यहाँ से चले गए। कौन गया? गरीब बेचारा तो मर रहा है यहाँ पे, उसके बाद तो पैसे ही नहीं हो, कहाँ से जाएगा? दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, कुछ करोड़ रुपए लगता है। पहले ये था ना टर्की, टर्की में 2 करोड़ लगता है। 2 करोड़ ले आओ, एक मकान खरीद लो, 2 मकान रहे, एक मकान खरीद लो अब रहने के लिए, एक मकान भाड़े भी दे दो और अपनी जिंदगी गुजार लो वहाँ पे। ऐसा अब 2 के 4 या 5 हो गया। इसी तरह से सब मुल्क को देखा कि बहुत बहुत लोग भाग भाग के आ रहे हैं ना, तो रेट बढ़ गया। तो ये लोग जा रहे हैं तो पैसे लेके जा रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी जा रहे हैं। कितने पैसे यहाँ के चले जाए, बाहर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? क्या आरबीआई से परमिशन लेके जा रहे हैं? सब ब्लैक के पैसे निकाल के सब भेज रहे हैं यहाँ से और देश को खोखला कर रहे हैं। और हम जो है उन गरीबों का पैसा माफ करने के बजाय हम जो है बड़े बड़े कारपोरेट का पैसा हम जो माफ कर रहे हैं, ये हो रहा है देश में। 2014 से 2019 नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं लिख कर रखा हूँ, जरा कहीं गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ठीक है। 67 ईयर्स में 55 लाख करोड़ कर्ज था देश पे, आजादी से लेके यही ना। तब से जो चाहे बोले, वो कुछ भी कह सकता है। तो ये देश में हो रहा है कि एक बच्चा जो पैदा होता है 1.25 लाख रुपए का कर्जदार है वो बच्चा। और ये कर्जदार ऐसी जबानी नहीं है, हर साल बजट में पैसा इंटरेस्ट का देना पड़ता है। ये हालत हो गई है। मराठा आरक्षण शुरू है, अपने मुस्लिम आरक्षण का इसमें हाँ, अच्छा वो करते करते थक गया ना, थोड़ा बाकी है। 5% ना नोटिफिकेशन निकाला था, 16% 5% मुस्लिम। उसके बाद कुछ लोग समाज के खिलाफ कुछ लोग रहते हैं, कोर्ट ने कहा कि 5% मुसलमान एजुकेशन में और 16% मराठा समाज का रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मिल सकता। संघर्ष हुआ, मराठा समाज बहुत सारे एमएलएज हैं, बहुत मिनिस्टर्स हैं, तो उन सब ने मिल करके बहुत कोशिश किया, सरकार पे दबाव डाला। और कोई मनोज, क्या नाम उनका है, सारंगे जरंगे साहब, जरंगे साहब को मैं सल्यूट करता हूँ। उस आदमी ने सरकार को झुका दिया और सरकार ने एक दिन का वो अधिवेशन बुलाया स्पेशल और 10% अनाउंस कर दिया। अब वो 10% अनाउंस कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि कोर्ट में टिकेगा नहीं, वो सिर्फ दिखाने का है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप उसको कोर्ट में टिके ऐसा करिए, आप दिल्ली सरकार से बात करके कोटा बढ़ाइए या कुछ भी कीजिए। ओबीसी का जो पहले से उसमें कमी नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा कोटा है उसमें बढ़ा दीजिए आप कोटा, या जो भी तरीका है, लेकिन 10% अगर सरकार ने दिया है तो कानून में वो रहना चाहिए। आप 5% की हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं मुसलमान को धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा। अरे भाई, क्यों हमको बुद्धू बनाते हो? कोर्ट ने देखा है ना, सब पढ़ा है, किस नाम पे देना चाहिए। उसमें मुसलमानों की वो जातियां जो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड हैं, उनकी जातियों की लिस्ट बनाया कोर्ट ने, इनको मिलना चाहिए, देने को तैयार ही नहीं। अब लोग कहते हैं आप क्यों नहीं उतरते सड़क पर? मैं सड़क पर उतर जाऊं तो सबको जेल भेज दूं उठा के। मतलब है, अगर मैं जज्बात में उतर जाऊं और कुछ थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ जाए, लड़के कहीं पत्थर उत्थर मार दें, तो गए काम से, सब जेल जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। हम कानून के दायरे में रह के हर सेक्शन में मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराता हूं कि आपने लाया था और आपकी सरकार फिर आई थी बीजेपी से दूर, लेकिन आपने नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, तो भाई आपने क्यों नहीं दिया? मुंह में राम बगल में छुरी। तो मनोज जरंगे देखते हैं, अभी अभी दौरा कर रहे हैं, देखते हैं कि कहीं अगर लड़ने की पोजीशन होगी तो लड़ेंगे। भाजपा एक बात कर रही है कि आपकी बार 400 के पार, पता नहीं 400 होने वाला है क्या? कैसे मालूम पड़ गया उनको, यही चक्कर मेरा है। तो सब कोई कहता है कि नहीं, वो जो है उनके पास सेटिंग रहती है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो अगर मैं नहीं सोचता कि भाजपा ऐसा गलत काम करेगी। भाजपा तो बहुत अच्छी पार्टी, वो थोड़ा करेगी, वो तो राम का नाम लेती है, राम की पुजारी हैं वो लोग, तो चीटिंग तो करेंगे नहीं। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ कि आप दिल खोल के बड़ा दिल करिए और बोलिए कि ईवीएम हटा दो, हटा देते हैं हम। जो तुम्हारे पे दोष लगाते हो ना, मैं ईवीएम को उठा के फेंक देता हूँ और मैं 400 सीट लाऊंगा, उसके ऊपर बैलेट पे लाऊंगा, दिखा दो। क्योंकि जिसने बनाया था ना ईवीएम,
उन्होंने बंद कर दिया, वो नहीं कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े कंट्री जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं भाई? तो हम तो भाजपा के नेताओं से कहेंगे कि आपको 400 से पार लाना है, तो आप जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप एक बात जो है ना, इसको ईवीएम को हटा दीजिए और उस पे कर दीजिए, फिर 400 पार लाइए, तो फिर कोई बोलने काबिल नहीं रहेगा। में हंगामा हुआ और इल्जाम मुसलमानों पर। मुसलमान तो अपनी जगह खड़ा है, आप जाकर वहां बदतमीजी करोगे तो नौजवान लड़के भी हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे लड़के हैं जो एक्शन के रिएक्शन कर देते हैं। अब देखिए, ये साहब कह रहे हैं, ये राम सेना के कोई अध्यक्ष हैं, अगर एक एक लड़का मुस्लिम हिंदू से शादी किया तो 10 लड़कियों को फंसाओ, क्या मतलब इसका? और श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालकर का हिंदू नौजवानों को मशवरा, मुलाजमत, नौकरी और उनको जो है सिक्योरिटी की यकीन दिलाते हैं, असलाह रखने की, असलाह रखो, किसके लिए रखो? क्या किया? कौन से मुसलमान ने हिंदू लड़कियों को फंसाया? कोई ऐसा नहीं होता है। लव, प्यार, मोहब्बत हिंदू लड़का मुस्लिम से करता है, मुस्लिम लड़का हिंदू से करता है, क्रिश्चियन से, सरदार, किसकी भी यहाँ पे जो है 18 साल की उम्र के बाद माँ चिल्लाती है, रोती है, बेटा मत जा घर से, नहीं मानते, कानून है, शादी कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के बना दो कानून, ये कानून बना दो भारतवर्ष में, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना तो और उड़ा दो कि भाई अब कोई भी अपनी ही जात बिरादरी में शादी कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता, करेगा तो जेल भेज दो 20 साल के लिए। ठीक है ना, खत्म कर दो बात। ये आप ये भी नहीं करते हो, आप और आप खुद कहते हो कि जाओ मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, एक के बदले 10 को फंसाओ और नौकरी लो और पैसा लो। ये जो है नफरत जो देश में बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तो सेंट्रल में अभी भाजपा की सरकार है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिए थे वो पूरे नहीं हुए, क्या लगता है? नहीं, मैं 2 करोड़ का नौकरी देने का, उसी तरह से एमएसपी देने का उन्होंने वादा। हाँ, नहीं तो एमएसपी देने का वादा किया तो पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ ना पूरा। मैं भाजपा या समाजवादी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात कह रहा हूं कि जितनी भी सरकारें, अब भाषण में आप आइए हमको वोट दीजिए, हम 15 लाख रुपया एक एक घर में पहुंच जाएगा बिना मांगे हुए। लोग अरे वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है, दे दो वोट। कहाँ 15 लाख, आज तक आया ही नहीं। आप हमको वोट दो, 2 करोड़ का रोज नौकरी देंगे, नौकरी तो कम होती जा रही है, नहीं मिल रही है। तो ये चीजें हैं ना, इन चीजों पे आप अगर हमसे मांग रहे हो कोई चीज, हम आपको उस बदले कुछ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं चीटिंग तो हुई ना ये। ओबीसी का लेस करने से ओबीसी के लोगों को नाराजगी, उनका कोटा कम हुआ। लोग लेट हुए हैं, लेट भी हुए क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष जी है ना, ये पहले दूसरा काम कराने लगे। हम पहले खुद थोड़ा लेट हुए, थोड़ा इन्होंने लेट किया, तो हम दोनों की तरफ से माफी चाहते हैं आप लोगों से। हम माफी चाहते हैं। अच्छा, अब आप आए, पकड़ो जरा, पकड़ो तो।